से पहले बात कोरोना के बढ़ते कहर की। जी हां, हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 418 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 16,922 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,73,105 मामले हो चुके हैं। अब तक कोरोना से कुल 14,894 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,42,900 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,739 लोगों की जानें जा चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 70,390 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,365 लोगों की मौत हुई है। वाज़ेह है कि 24 घंटों में दिल्ली में महाराष्ट्र से भी ज्यादा तकरीबन 4,000 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इस तरह से तेलंगाना में भी कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये तादाद 10,000 के हिंसे को पार कर गई है। कल एक ही दिन में तेलंगाना में कोरोना के 891 नए मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत की खबर आई। जीएचएमसी में 719 नए मामले दर्ज हुए। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने अवाम से एहतियात बरतने की खास अपील की है। हुकूमत के नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक कोरोना मुतासरीन को घरों में ही अलग थलग रख कर इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इससे पहले कंटेनमेंट इलाके बनाए जाते थे। नए रहनुमाया खतूत के मुताबिक मुतासरा शख्स के मकान को ही कंटेनमेंट बनाया जा रहा है। कंट्रोल रूम के जरिए मुतासरा शख्स की सेहत पर नजर रखी जा रही है। मरकजी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बैरून मुल्कों में फंसे अपने बाशिंदों को लाने का अमल जारी रखा हुआ है। वहीं रियासती सरकारों ने भी अपने बाशिंदों को बैरून रियासतों से वापस लाया है। इधर आज मरकजी सरकार ने पाकिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को निकालने का अमल शुरू किया है। आज 250 हिंदुस्तानियों को वाघा बॉर्डर से वापस लाया जा रहा है। ये सभी अफराद जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। कोरोना के खतरे ने जहां रोजगार और कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया, वहीं इन हालात में लोगों ने रोजगार के नए मौके भी तलाशे, नए जरिए भी पैदा किए। कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड, ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ने से इन चीज़ों के कारोबार में इजाफा हुआ। लॉकडाउन की वजह से रोजगार का जरिया खत्म होने के बाद मेरठ के प्रवीण नाम के एक शख्स ने फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर फरोख्त करने के साथ ही गाड़ियों को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू किया। सड़क किनारे प्रवीण गाड़ियों को सैनिटाइज करके रोजी रोटी कमाने का इंतजाम कर रहे हैं और गाड़ियों का इस तरह सैनिटाइज करने का उनका ये तरीका लोगों को बेहद पसंद भी आ रहा है और वक्त की अहम जरूरत भी है। हाइपोक्लोराइड तो ये एक लीटर पानी में 1 किलो मिलती है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, न सीट को, गाड़ी को, किसी को। अपने 10 मिनट में कोई आप अब करवाओ, शाम तक कोई टेंशन नहीं है। आप कहीं घूमो, हाँ सैनिटाइज कोई भी आप कोई हाथ लगाओ, शाम को आओ लौट के, जब दोबारा आप दोबारा करवा लो। पहले आप क्या करते थे इस कारोबार के? पहले सर हमारी दवाई फैक्ट्री थी सर, वो अब कोई वो नहीं है। इस टाइम लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से अब ये काम चालू करा। कोरोना वबा के कहर ने जहां जिंदगी के दूसरे शोबों को मुतासिर किया, वहीं फ़नून लतीफ़ा बिलखुसूस मुशायरे की दुनिया पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। मुशायरे न होने के सबब शोरा और शायरात की बड़ी तादाद बदहाली और तंगदस्ती का शिकार हो गई है और अब ये परेशान हाल लोग उर्दू अकेडमियों और दीगर अदबी इदारों की जानिब हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। एक रिपोर्ट। हमारे माशरे में मुशायरे को एक अदबी इदारे की हैसियत हासिल रही है। रफ्ता रफ्ता इस अदबी इदारे की मकसदियत तब्दील हुई तो मुशायरे के जरिए तहजीबी व लिसानी तरबियत के साथ साथ लोगों के माशी मसाइल भी हल होने लगे और फिर ये तहजीबी इदारा एक ऐसी अदबी इंडस्ट्री में तब्दील हो गया जिसने सैकड़ों शायरों को खुशहाल जिंदगी और जिंदगी का आला मयार अता किया और हजारों शोरा व शायरात के माशी मसाइल हल करने शुरू किए।
और फिर इन्होंने शेर व शायरी को ही जरिया माश बना लिया। वो शोरा व शायरात जिनके घरों के चूल्हे मुशायरों में पढ़े जाने वाली गजलों से रोशन होते थे, फिलहाल तंगदस्ती व बदहाली की गिरफ्त में हैं। जो छोटे छोटे मुशायरे या छोटे पेमेंट के जरिए अपना घर बार चलाते थे, अपने बाल बच्चों की परवरिश करते थे, इस वक्त उनके हालात बहुत ही नागुफ्ताबे हैं। इन हालात में हमारी उर्दू एकेडमियाँ क्या कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एकेडमियों के पास करोड़ों का बजट आता है, आम हालात में वो मुशायरे भी कराती हैं, मुसन्नफीन की इमदाद भी करती हैं, मगर आजकल जब से ये कोरोना जैसी वबा फैली हुई है, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हो रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुशायरे नहीं हो रहे हैं या दूसरे काम कोई नहीं हो रहे हैं तो वो इस मामले में पहल करें, आगे आएं और कम से कम उन शोरा का जिनके पास ना तो कोई सरकारी नौकरी है, न कोई मुशायरों के हवाले से बहुत बड़े पेमेंट वाले शायर हैं, उन लोगों की मदद करें। जाहिर है कि ये दोनों बातें इस वक्त पेश नज़र हैं और ये सूरत हाल परेशान कुन भी है कि वो लोग कि जो ज़ाहिर है कोई ना कोई ज़रिया इंसान का ज़िंदगी गुजारने का होता है और वो अब सिर्फ मुशायरों पे थे और अब उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला सा पैदा हो गया है। तो बिल्कुल कतई जो एकेडमीज़ हैं और उनके पास ऐसे बहुत से फंड्स हैं कि जिससे वो इन लोगों की मदद कर सकते हैं, एकेडमी वाले या और दूसरे इदारे जो भी हैं, ऐसे इन लोगों की किफ़ालत हो सके, इनकी मदद हो सके ताकि वो सुकून से, बहुत से उसमें ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उर्दू ज़बान और अहले ज़बान की फलाह के लिए जो अदबी व लिसानी इदारे और अकादमियाँ कायम की गई थी, उन्हें इन हालात में गरीब कलमकारों और शायरों की माली इमदाद के लिए कोई पेशरफ्त करना चाहिए। मारूफ शायर मलिक ज़ादा जावेद कहते हैं कि मज़कूरा उर्दू इदारों के साथ उन बड़े शायरों और कलमकारों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की खिदमत के नाम पर मुशायरे को अदबी मंडी में तब्दील करके अपनी तिजोरियाँ भरी हैं। जैसे जैसे हुकूमत ने कही, हम लोगों ने, सब लोगों ने लॉकडाउन का पूरा अदब और एहतराम किया और घरों में मुक़य्यद होकर रह गए। ज़ाहिर है कई पूरे हिंदुस्तान में इसके जो फाइनेंशियली एस्पेक्ट थे, जो लोगों का काम धंधा था, जो कुछ भी, उससे तो सब सारे लोग मुतासिर हुए। लेकिन एक ग्रुप या एक चीज़ जो है वो ख़ास तौर से उर्दू वालों के लिए ये अहम है कि हमारे वो शायर जिनका ज़रिया आमदनी जो था वो मुशायरा था, वो बेचारे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए और फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं लगती कि उनको गवर्नमेंट जो है इस बात की इजाज़त देगी कि कहीं मजमा हो, कहीं मुशायरे हों, कहीं कवि सम्मेलन वगैरह वगैरह वो हो, और उनका ज़रिया आमदनी जो है सिर्फ मुशायरे हैं। तो उनके सिलसिले में हम लोगों को कुछ फ़र्ज होना चाहिए हज़रत। इस ज़िम्न में जब हमारे नुमाइंदे ने उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने इमदाद मुसन्निफीन के मद में इजाफा करने की बात करते हुए मुस्बत पेशरफ्त का इशारा दिया। कुछ शायरों ने इस ज़िम्न में मुख्तलिफ रियासतों की अकादमियों से राब्ते कायम करके भी मुतालबात पेश किए हैं। जाहिर है इस ज़िम्न में संजीदा पेशरफ्त और अमली इक़दामात किए जाने की ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। हिंद चीन तनाज़े के नतीजे में 20 फौजियों की शहादत के बाद मुल्क के लोगों में बेहद नाराज़गी है, गुस्सा है कि बढ़ता जा रहा है। एक जानिब जहां चीन के सामानों का बाइकआउट करने की मुहिम उरूज पर है, वहीं अब दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ओनर एसोसिएशन ने हिंदुस्तान आने वाले चीनी शहरियों को अपने होटल्स और गेस्ट हाउस में न ठहराने का अहम फैसला कर लिया है। हमारी नुमाइंदा रचना ने पूरे मामले का जायजा कुछ यूं लिया। चीन जिस तरीके से लगातार भारत पर हमले कर रहा है, पहले जो दिल्ली के व्यापारी हैं उन्होंने चीनी सामान का बहिष्कार किया और अब दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनियों को जगह नहीं मिलेगी, ये फैसला लिया है दिल्ली एसोसिएशन के जो व्यापारी हैं उनके संघ ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं महेंद्र गुप्ता जी और प्रवीण खंडेलवाल जी। जिस तरीके से प्रवीण खंडेलवाल जी ने चीनी सामान के बहिष्कार की शुरुआत की थी, तो सवाल की शुरुआत भी हम उन्हीं से कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आप लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार की शुरुआत की और अब
जो चीनी हैं उन लोगों को दिल्ली के होटल या गेस्ट हाउस में जगह नहीं मिलेगी? देखिए, हमने चीन के जो सामान हिंदुस्तान में आयात होता है, खासतौर पर जो फिनिश प्रोडक्ट है, हमने उसके बहिष्कार की घोषणा की और उसके लिए हमने 3000 उत्पादों की लिस्ट भी जारी की है, जो पहले चरण में रहेगा। और बड़ी खुशी की बात है कि ये जो हमारा आंदोलन है ये अन्य वर्गों में भी पहुंचता जा रहा है। आज दिल्ली के होटल गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने कैट का समर्थन करते हुए और ये कहा है कि वो चीनी नागरिक को अपने यहाँ जगह नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ ये स्वागत योग्य कदम है। अभी ये आंदोलन धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा है। हमारा कंसंट्रेशन तो उत्पाद तक रहेगा, लेकिन हमने उनको भी ये कहा कि हमारे होटलों के अंदर चाइना की वस्तु बहुत इंपोर्ट होने लग गई है, कटलरी इंपोर्ट होती है, फर्नीचर इंपोर्ट होता है। हमने उनसे कहा है कि आप इसको बंद करो। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने ये कहा कि हम ये सामान तो बंद करेंगे ही, लेकिन हम अपने होटलों में उनको ठहरने भी नहीं देंगे। तो हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं। आप स्वागत कर रहे हैं महेंद्र गुप्ता जी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने कहा कि दिल्ली के जो होटल हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, उसमें चीनी लोगों को नहीं रहने दिया जाएगा। हाँ जी, जिस तरीके से चाइनीज़ ये देश जो है हमारे देश के प्रति गद्दारी करने और दुस्साहस कर रहा है, तो उसको हम डिफरेंट एंगल से उसका विरोध कर रहे हैं। पहले हमने, जैसे परवीन जी ने कहा, पहले प्रोडक्ट किया, फिर हमने होटल एसोसिएशन वालों ने कहा हम किस तरीके से विरोध कर सकते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि कोई भी सामान हम चाइनीज़ नहीं लेंगे और कोई भी कस्टमर जो भी आएगा उनको हम अपने होटलों में पनाह नहीं देंगे। जी, आपने कहा कि निर्णय लिया कि पनाह नहीं देंगे। ये फैसला करने के पीछे का बड़ा क्या कारण रहा? किस तरीके से लोग जो आपके साथ जुड़े उन लोगों को आपने समझाया? सहमति कैसी हुई सब लोगों की? देखिए, देश से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब वहाँ सैनिक शहीद हो रहे हों, वो हमारे साथ दुस्साहस कर रहा हो और हम उन्हीं के आदमियों को अपने यहाँ ठहराएं, ऐसा तो हम दुस्साहस कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने उनको अपील की, वो अपील उनको बिल्कुल दिल में चुभी और उन्हें हमारे साथ हो गए हमारे। जिस तरीके से आप होटल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो क्या बड़े होटल्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा अभी? और अभी जो होटल और गेस्ट हाउस हैं उनकी संख्या कितनी होगी जिसमें चीनियों के लिए अब प्रवेश नहीं दिया जाएगा? लगभग दिल्ली में 3000 होटल्स हैं जी। तो अभी हमने निर्णय लिया है और हम उसके बाद अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर फिर हम 5 स्टार होटल्स और जो 7 स्टार होटल हैं दिल्ली में, उनको भी अपनी मुहिम में ऐड करेंगे। सर, आगे बढ़कर मुहिम में ऐड करेंगे तो क्या दिल्ली के बाहर के अन्य जो हमारे शहर हैं वहाँ पर भी इस तरीके की कवायद शुरू की जाएगी कैट की तरफ से? कैट की तरफ से तो की जाएगी, परंतु हमें लगता है जो हमने श्री गणेश किया है ना, वो अपने आप हमारी अपील को देखकर हमारे साथ जुड़ जाएंगे या अपनी अपनी एसोसिएशनों में निर्णय अपने आप ही ले लेंगे कि ये वाकई में ये अच्छा कदम है और हम हर स्टेट में उनका बहिष्कार होगा, ये मुझे विश्वास है। यानी आपको लगता है जो शुरुआत आप लोगों ने यहाँ से कर दी वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगी? सारे भारत में होगा, ये हमें बिल्कुल निश्चित विश्वास है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल और है कि अभी हालात बिगड़े हुए हैं जिस तरीके से, अगर हालात में सुधार आता है, वार्तालाप होती है सरकारों के बीच में, तो उसके बाद फिर क्या निर्णय रहेगा? क्या वापस उन लोगों को प्रवेश दिया जाएगा या इसी निर्णय पर आप लोग कायम रहेंगे? अभी तो हमारा निर्णय बदलने वाला नहीं है, जैसा आगे समय होगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो जिस तरीके से दिल्ली होटल एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसके पीछे का कारण है कि देशभक्ति, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने वालों को किसी भी तरीके से अपने शहर में या अपने राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मगरबी बंगाल से खबर है, जहां एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मगरबी बंगाल में अब 31 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। ममता सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रियासत में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी की। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि रिलीफ के कामों में बददुनवानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल मरीजों को दाखिल करने या इलाज करने से इनकार करेगा तो उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,000 के करीब जा पहुंची है। और चलिए रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, सुबह हम जब बात कर रहे थे कि आज कुछ रहनुमाया खतूत जो हैं वो जारी हो जाएंगे कि किस तरह से 31 जुलाई तक के लिए जो लॉकडाउन में तोसी की गई है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा?
देखिए, रियासती सेक्रेटेरिएट नौबन्नों से नोटिफिकेशन जारी होगा जो लॉकडाउन की मियाद में बढ़ाई गई है, मियाद में तोसी की गई है इस ताल्लुक से। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो लॉकडाउन की मियाद में तोसी की गई है, वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद इसका ऐलान किया है 31 जुलाई तक। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब जो है जिस तरह की नरमी देखने को मिल रही थी, लोगों की भीड़ भाड़ नज़र आ रही थी, उस ताल्लुक से हुकूमत कोई ख़ास फैसला ले सकती है। तो शाम 4 बजे तक उम्मीद की जा रही है कि इस ताल्लुक से नोटिफिकेशन जो है वो आएगा। और साथ ही साथ जो ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन वाले इलाके हैं, यानी जो इलाके जो ग्रीन जोन में नहीं हैं, वहाँ ज़्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो एक लिहाज से अगर देखें, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो आज लिस्ट सामने आई है अभी, उसमें बताया गया है कि कमोबेश कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले कोलकाता शहर का एक बड़ा इलाका जो है वो इसी तरह से रेड जोन है, कुछ जो है वो ऑरेंज जोन है। तो ऐसे में कंटेनमेंट जोन में एक बड़ी तादाद में जो है इलाके हैं जहां लॉकडाउन की जो है वो सख्ती बरती जाएगी। तो अब देखना यह है कि यहाँ जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस तरह से वज़ीर तालीम ने भी बार बार कहा है कि 31 जुलाई तक जो है वो तमाम स्कूल बंद रहेंगे। तो ऐसे में स्कूल के ताल्लुक से जो है वो फैसला हो चुका है कि वो स्कूल जो है वो फ़िलहाल तो नहीं खुल रहे हैं। अब 12वीं जमात के एग्ज़ाम्स के लिए जिस तरह से बंगाल बोर्ड की तरफ से जो है वो क्या कुछ इस माहिरीन के साथ बातचीत की जा रही है कि जो उनके पेपर्स कुछ जो पेंडिंग रह गए हैं उसकी दोबारा एग्ज़ाम्स के ताल्लुक से जो है वो बातचीत की जा रही है। अब जब लॉकडाउन की मियाद में तोसी की गई है तो इस ताल्लुक से भी जो है वो कोई अहम फैसला लिया जाएगा। साथ ही साथ कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने इसी वज़ीर आला ने कहा था कि इसी कारण से जो है वो लॉकडाउन की मियाद में तोसी कर रही हैं। शबाना, कोरोना की अगर बात करें तो आज वहां पर क्या कुछ आदाद-ओ-शुमार? देखिए, 15,187 मरीज अब तक जो है वो सामने आए हैं और एक बड़ी 15,000 से भी ज़्यादा अब जो है वो बंगाल में मरीजों की तादाद हो चुकी है। साथ ही साथ कई ऐसे मरीज भी अब सामने आ रहे हैं जिनका ये इल्ज़ाम है कि उन्हें अस्पतालों में उनके साथ जो है वो बदसलूकी की जा रही है। अस्पताल में अब वो कोरोना की जो है रिपोर्ट आने के बाद उनको बिल्कुल अलग थलग रखा जा रहा है। उन्हें अस्पताल से उनके रिश्तेदारों को जो घर वाले लेकर जा रहे हैं अपने मरीजों को, उन्हें बाहर बैठाया जा रहा है, उनके साथ बातचीत नहीं की जा रही है। तो ऐसे में है ना, आपने देखा कि कल जिस तरह से वज़ीर आला ने कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में अगर कोरोना के मरीजों के साथ बदसलूकी होती है, उन्हें दाखिल नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो अब ऐसी भी मांग की जा रही है मरीजों के रिश्तेदारों की तरफ से जिनके साथ बदसलूकी हुई है और वो बहुत ही मेंटली दबाव से गुजरे हैं। तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो, इस तरह का मुतालबा सामने आया है और ये मुतालबा जो है वो वज़ीर आला को भेजा जाएगा, क्योंकि कल ही वज़ीर आला ने साफ तौर पर कहा था कि इंसानी हमदर्दी के नाते जो है वो कोरोना मरीजों को देखने की ज़रूरत है। लेकिन एक तो कोरोना मरीज परेशान है और दूसरे जी, तो ये बात काफी अहम है कि जिन मरीजों के साथ उनके घर वालों के साथ बदसलूकी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात जो है वो आगे क्या कुछ रुख इख्तियार करती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इमरजेंसी के ऐलान के 45वीं बरसी पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को कसूरवार करार देते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में जमहूरियत बहाल नहीं हो सकी है, वहां लीडरान घुटन महसूस कर रहे हैं। इमरजेंसी को याद करते हुए अमित शाह ने कहा कि 45 साल कबल एक खानदान ने इक़्तिदार के लालच में इमरजेंसी नाफिज की थी। उन्होंने कांग्रेस को खुद एहतिसाबी की नसीहत भी कर डाली। वहीं बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और इमरजेंसी को जमहूरियत का सहबाब करार दिया। मुल्क में इमरजेंसी के निफाज को 45 साल भले ही बीत चुके हों, लेकिन इमरजेंसी के सयाह नाम पर आज भी सियासत जारी है। भोपाल में बीजेपी ने इमरजेंसी की 45वीं सालगिरह पर न सिर्फ काले झंडे लगाए बल्कि नुमाइश का इनेकाद करके इस स्याह दिन को याद किया और इस स्याह दिन के लिए कांग्रेस की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी की निफाज का बीजेपी पर इल्जाम लगा दिया।
कि देश इस पार्टी के चरित्र को अच्छी तरह समझता है, देश की जनता समझती है, और इसलिए इनके षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। आज हमारा संकल्प सभी देशवासियों का, लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत करेंगे। देश की सीमाओं पर भी अगर कहीं संकट है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक साथ खड़ा है। अच्छा हुआ वो, वैसे तो हम लोग खुद तैयारी में हैं कि बीजेपी के नेताओं और बीजेपी कार्यालयों को काले झंडे दिखाना, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने जो हालत पूरे प्रदेश के देश के लोगों की कर दी है, जिस तरह से प्रताड़ित हुआ है एक आम मजदूर, पैदल घरों में जाने के लिए मजबूर हुआ, लोगों की रोजगार चले गए, डीजल पेट्रोल की वृद्धि अनाप शनाप हो गई, डीजल के भाव पेट्रोल से ज़्यादा हो गए, और बिजली के बिल लंबे लंबे लोगों के आने लगे। लोगों की आर्थिक हालत को इन्होंने तहस नहस कर दिया है और लोगों की जेब में डाका डाल रहे हैं। और बात करते हैं आपातकाल की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 19वें दिन भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में आज पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे महंगा हुआ। 19 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 66 पैसे, डीजल 10 रुपये 63 पैसे महंगा हुआ। अब दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपये फी लीटर से ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल 79 रुपये 96 पैसे फी लीटर मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी परेशान है। और पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर बराह रास्त बाजार पर दिखाई देने लगा है। बाजार में सामानों और सब्जियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से पहले ही बाजार की हालत खस्ता है। अब पिछले 19 दिनों से जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उससे माल ढुलाई और ट्रांसपोर्ट किरायों में तेजी से इजाफा हो गया है। ये लखनऊ का सब्जी बाजार है। इस बाजार में भी महंगाई की मार पड़ रही है। सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जब ये डीजल महंगा हो गया है तो माल महंगा बिकेगा। जो गाड़ियां 60,000 में आती थी 1,20,000 में आ रही भाड़े पे। तो डीजल जब महंगा होगा तो आप रूबी माल महंगा यहाँ बिकेगा। तो भाई माली से सब कुछ निकलेगा, हम कैसे देंगे उसको? दुनिया खर्चा है, टैक्स देना, ये देना, वो देना, सब कुछ इसी से निकलेगा भैया। स्टोर में माल खरीदते हैं हम लोग थोक में, तो वो जब भाड़ा लोड करेगा तो उस पर भाड़ा ज़्यादा है। जब भाड़ा ज़्यादा है पेट्रोल का, डीजल का, तो उसी हिसाब से वो माल के ऊपर आएगा। और यहाँ माल की कोई बिक्री नहीं, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है क्या किया जाए क्या ना करें। दुकानें बंद हैं, सब्जी कुछ बंद है, नौकर चाकर दुकानों में नहीं है, सब भाग गए। सर सब्जियों पे तो बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि भाड़ा इतना लग के आता है, इससे बहुत असर पड़ रहा है। और सब्जी इस टाइम बिक्री गिरी हुई है, सब्जी की बाजार गिरी हुई बिल्कुल से। बस ये समझ लीजिए सभी का काम, व्यापारियों का काम चल रहा है किसी तरीके। इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ा, बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। और यहाँ पर हम लोग ये कैसाबाग सब्जी मंडी लखनऊ की बहुत पुरानी मंडी, ब्रिटिश के ज़माने की है। और इस समय हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं और समय से मंडी भी बंद हो जाती है। 9-10 बजे के अंदर मंडी खत्म हो जाती है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का साल 2020-21 का बजट पेश किया गया। जनरल बॉडी मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद परवेज ने 396 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया। बजट को मेयर ताहिरा शेख ने मामूली तब्दीली के साथ मंजूरी दे दी। बजट में कोई नया टैक्स नाफिज नहीं किया गया, न ही पुराने किसी टैक्स की शरह में इजाफा ही किया गया। तेलंगाना में कोरोना की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने कल गचिबावली में तामीर करदा टिम्स अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस माह के अवाखिर में अस्पताल में इन पेशेंट सर्विस शुरू की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस हॉस्पिटल में इंतहाई असली टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीन लगाई गई हैं। इसके ज़रिए रोज़ाना 4000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। वज़ीर सेहत ने कहा कि जुलाई के अवाखिर तक एक और असली टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल मशीन खरीदी जाएगी। इसके बाद रियासत में
रोजाना कम से कम 10,000 कोरोना के टेस्ट किए जा सकते हैं। जिला प्रकाशम के टंगटूरू मंडल में बीती रात गुड्स ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। विजयवाड़ा से चेन्नई जा रही गुड्स ट्रेन ब्रिज पार करते हुए आखिरी के डीजल बोगियां इंजन से अलहदा हो गई और ब्रिज से नीचे जा गिरी। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि खराब ट्रैक के सबब यह हादसा पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख रुपए का इसमें नुकसान देखा जा रहा है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी में सैलाब आ गया है। कोसी पुश्ता के अंदर रहने वाली लाखों आबादी मुश्किल में है। खेतों में लगी मूंग और मकई की फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। लोग अब सरकार की जानिब उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं urdu.news18.com पर। आदाब।